इस वीडियो में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई आइकन में मैंने इसकी लिंक दी हुई है, आप देख सकते हो। तो अभी तक ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है और वेरियस एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा कि लुई 16 राजा बनते हैं 1774 में, उन्हें एक रानी मिलती है एंटोएट, राइट। और जैसा कि प्रत्येक कहानी में होता है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है फ्रांस रिवॉल्यूशन में। राजा के मरने के बाद भी ये क्रांति आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, काफी इंटरेस्टिंग है, ये समझेंगे इसे। इसके बाद क्या होता है कि राजा बुलाता है 1788 में एक स्टेट जनरल। स्टेट जनरल बेसिकली होता क्या है, टैक्स बढ़ाने के लिए फ्रांस में उस टाइम एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें एक सभा बुलाई जाती थी जिसे हम स्टेट जनरल कहते हैं। तो लुई 16 ने भी ऐसा किया, जिसमें फ्रांस की जनता 3 स्टेट में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो इसमें तीनों के रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए, 300 फर्स्ट स्टेट के, 300 सेकंड स्टेट के एंड 600 थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए और इनसे मंत्रणा करके, मीन्स डिस्कशन करके कि टैक्स बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, इस पे डिस्कशन हुआ और एक एक वोट प्रत्येक के लिए मांगा गया कि आप एक एक वोट दो और इसे फाइनल करो कि क्या करना है, टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो इसका विरोध थर्ड स्टेट वालों ने किया कि मेरी पॉपुलेशन 95% है। देखिए उस टाइम फ्रांस की पॉपुलेशन हुआ करती थी 2.8 करोड़, जिसमें से 98.5 जो पॉपुलेशन है वो थर्ड स्टेट वालों की थी। इसका मतलब है थर्ड स्टेट वालों को वोटिंग राइट्स ज्यादा मिलने चाहिए थे। मतलब एक वोटिंग राइट्स यदि फर्स्ट स्टेट वाले को मिलते हैं तो सेकंड स्टेट को भी 1 मिल रहा है, तो थर्ड स्टेट वाले को ज्यादा मिलना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम में टैक्स जो है थर्ड स्टेट वाले ही देते थे। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेकंड वाले को टैक्स देना नहीं है, तो इनसे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों तो वोट दे देंगे 1+1 और ये 2 वर्सेस 1 हो जाएगा। थर्ड स्टेट वाले यदि वोट देते हैं तो 2 वर्सेस 1, तो मेजोरिटी तो हमेशा राजा की रहेगी, टैक्स चाहे जितना भी बढ़ा दो। इसी का विरोध किया थर्ड स्टेट वालों ने और उन्होंने फॉर्मेशन किया नेशनल असेंबली का 20 जून 1989 को। इसके बाद इसने क्या किया कि 4 अगस्त 1789 में जितने भी विशेष अधिकार, स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले को, सबको समाप्त कर दिया गया। आगे इन्होंने क्या किया कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789 में पास किया और बेसिकली इसमें 17 आर्टिकल हुआ करते थे, 17 आर्टिकल्स, जब जो कि बाद में प्रियम्बल बन गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस में 1791 में, हम उसको समझेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जितने भी आप कंसेप्ट देखोगे तो एनलाइटमेंट एरा में, एनलाइटमेंट एरा का मतलब है कि इस सदी में क्या हुआ कि 16-17 सेंचुरी में कि लोग काफी शिक्षित हुए और बाहरी जो जितने भी लिटरेचर है, राइट, मीन्स यूरोप में और भी जितने कंट्रीज हैं या दूसरे कंट्रीज जितने भी हैं, उनकी जो लिटरेचर है उनसे काफी इनको ज्ञान मिला और इन्हें लगा कि हमें आजाद होना चाहिए। और विशेषकर इंग्लैंड का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड का फ्रांस के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि इंग्लैंड जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आ गया था। तो यहाँ पे ये 17 आर्टिकल्स आप देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बता दूं, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। सभी जो मानव हैं वो जो है फ्री और इक्वल राइट उन्हें होने चाहिए। तो इस तरह से 17 आर्टिकल यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ बताने को है नहीं, आप इसको पढ़ सकते हो। बेसिकली इसमें हुआ क्या, इसमें पॉलिसीज बनाई नेशनल असेंबली ने। जैसे मैंने कहा कि नेशनल असेंबली 1789 में बास्तिल का किला जैसे ही गिराया जाता है उसके बाद बनाई जाती है। तो इसने नेशनल असेंबली ने क्या किया कि अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की, उसमें कुछ इसने सिंबॉलिक फॉर्म में अपनी पॉलिसीज बताई। सिंबॉलिक फॉर्म में ही क्यों बताई, देखिए ऐसा है कि उस टाइम में फ्रांस की जो जनता है वो काफी इलिटरेट थी, मीन्स ज्यादा जो है यहाँ पे शिक्षा का अभाव था, राइट। और अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोली जाती थी, टस्कन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज भी बोली जाती थी, जिसके कारण इसका सहारा इसने लिया। इसमें जैसे एक ब्रोकन चेन आप देख सकते हो। ब्रोकन चेन का मतलब है कि अब जितने भी स्लेव हैं वो फ्री हो चुके हैं, अब कोई दास नहीं रहेगा। बेसिकली स्लेव क्या होता है इसके बारे में पूरा डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
चलिए नेक्स्ट इन्होंने एक और एक एलिगोरी है, आप एलिगोरी आप बोल सकते हो उसे। एलिगोरी का मतलब क्या होता है? एलिगोरी क्या है कि इसका मतलब है कि इमेज के द्वारा मीन्स आइकन के द्वारा किसी चीज को रिप्रेजेंट करना को ही हम एलिगोरी कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि एक बंडल ऑफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं रॉड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिटी, यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी लोग मिलकर रहें। यदि आप मिलकर रहेंगे तो काफी यूनिटी बनी रहेगी। और यहाँ पे रैपिंग किया हुआ है फ्रांस का जो झंडा है, फ्लैग है, और ये ट्रेडिशनल कलर वहां पे रहा है रेड, ब्लू एंड रेड। आगे और भी कुछ सिंबल यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक ट्राइंगुलर शेप में है, और इसमें जो है इस तरह से प्रकाश पुंज निकल रही है, लाइट रे निकल रही है, और ये बीच में आईज है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये बता रही है कि सभी को नॉलेज लेनी चाहिए, और नॉलेज का प्रकाशवान प्रकाश जो है सभी तरफ फैलता है। सभी को अपने आंख खुले रहने चाहिए, मतलब नॉलेज जो है लेते रहना चाहिए। उसके बाद ये स्क्रप्चर आप देख रहे हो, ये रॉयल पावर का सिंबल है कि अभी भी किंग पावर में है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। मीन्स अभी भी किंग को पावर में रखा गया है, और ये इटर्निटी को बताता है, मीन्स अनंत, मीन्स जो पॉलिसीज है वो अनंत है, वो कभी ब्रेक नहीं होने वाली है। आगे ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड, आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कैप आप देख रहे हो। तो इसमें क्या है कि स्लेव लोग जब फ्री हो जाते थे, ठीक है, तो उन्हें ये कैप दी जाती थी पहनने के लिए। इसका मतलब है कि वो फ्री हो गए। ये आप विंग वेम देखते हैं कि यहाँ पे जो है डैना लगा हुआ है पंखी पक्षी की तरह का, तो ये जो है लॉ को बताता है कि ये लॉ है ना। मीन्स ये पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ है, मतलब लॉ एक पर्सन के तरह यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, एक इंसान की तरह। इसके बाद ये लॉ टैबलेट दिखाता है, ये बताता है कि सभी के लिए लॉ इक्वल है। अब क्या होता है कि 1789 में जैसे ही नेशनल असेंबली का गठन होता है, तो ये तो ठीक है, 17 जो है आप यहाँ पे आर्टिकल्स देख रहे थे कि इन्होंने बनाई, लेकिन इनका अपना एक संविधान नहीं था, जिसके कारण इसने कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी है या असेंबली आप कह सकते हो, उसे बनाया, और बेसिकली इसमें 12 मेंबर चुने गए। और 12 मेंबर, ये जो डेट था ये था 14 जुलाई 1789 को। और बेसिकली इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेट से 2 मेंबर, सेकंड स्टेट से 2 मेंबर, और थर्ड स्टेट से 4 मेंबर, मतलब कि 2+2+4 मींस 8 मेंबर थे, बट बाद में एडिशनली 4 मेंबर लिए गए थर्ड स्टेट से। तो इसे आपको समझना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या होता है कि असेंबली बनने के बाद मींस कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान जब बन गया, तो अब एब्सोल्यूट जो मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है राजा का निरंकुश शासन, वो खत्म हो गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर बढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये हुआ कि राजा पावर में रहेगा, लेकिन उसके पास, उस देश के पास एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, संविधान रहेगा, और यह संविधान क्या करेगा कि राजा की जो पावर है उसको लिमिट करेगी, पावर को जो है वो लिमिट करेगी। उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे इंग्लैंड में ऐसा सिस्टम चलता है कि अभी भी वहां पे राजा महाराजा का सिस्टम है, बट उसकी पावर नहीं है। तो ये तो 1791 की आप बात समझ रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। तो यहाँ पे इसे हम हिंदी में कहते हैं संवैधानिक राजशाही। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो नेशनल असेंबली है वो ड्राफ्ट बनाया, उसके बाद वो ड्राफ्ट सौंप देता है, जिससे संविधान बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, मतलब कि जो गवर्नमेंट वहां पे चलेगी, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी, तो गवर्नमेंट के लिए 3 यहाँ पे चीजें बनाएगी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब क्या होता है देखिए आगे, ये है सिस्टम की कैसे काम करेगी एक गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट में एक जुडिशरी बनाया गया, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, मतलब यहाँ पे एक जज बैठेंगे, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी, जितने भी प्रॉब्लम्स फ्रांस में आएंगी, तो वो उनका जो सॉल्यूशन है वो जुडिशरी देगा। यहाँ पे एक लेजिस्लेचर होता है जिसे हम विधायिका कहते हैं। विधायिका में बेसिकली नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स होते हैं। ये कैसे चुने जाएंगे इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो विधायिका बेसिकली लॉ बनाती है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, तो पार्लियामेंट जैसे लॉ बनाती है, तो ये लेजिस्लेटिव का ही एक पार्ट है। तो उसी तरह से वहां पे जो है लेजिस्लेटिव बनाया गया, नेशनल असेंबली जिसे नाम दिया गया, जिसके 745 मेंबर्स हुए। तो ये कानून बनाएंगे। कानून बनाने के बाद इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो इंप्लीमेंट करने के बाद मतलब कि उसे लागू कौन करेगा, तो वो कार्यपालिका का काम होता है। तो एक एग्जीक्यूटिव भी बनाया गया, और इसमें सम्राट को भी रखा गया, मोनार्क, इनके पास वीटो पावर रखी गई। और मिनिस्टर, मिनिस्टर किसने बनाया, तो मिनिस्टर विधायिका ने बनाया। विधायिका ने क्या किया, कुछ मिनिस्टर को बना दिया, राइट, जिनके पास कुछ पावर दी गई।
तो ये रेगुलेट करता था नेशनल असेंबली। इसका मतलब नेशनल असेंबली फुल पावर में था। अब इसका गठन नेशनल असेंबली का कैसे हुआ इसको आप समझते हैं। तो देखिए, किसी भी असेंबली का गठन वहां की जनता करेगी। तो जनता की जो जनसंख्या है वो 2.8 करोड़ है फ्रांस की उस टाइम की, राइट। तो 2.8 करोड़ में से इन्होंने बांट दिया दो पार्ट में, एक तो एक्टिव सिटीजन और दूसरा था पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन का मतलब है जो वोट दे सकते हैं। इनमें किसको रखा गया, तो जो 25 साल है और 25 साल के ऊपर जो है उनको रखा गया। और जो 3 दिन का वेज दे सकते थे, मतलब अपनी जो कमाई है उनका 3 दिन का जो वेज होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति कमाता है महीना में 10,000, तो 10,000 बाई आप कर देंगे कि 3 दिन का जो कमाई है आप उसको देना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकेगा, तो वोटिंग राइट उसके पास रहेगा। और उसी को हम कहेंगे एक्टिव सिटीजन। तो इसमें विमेन को नहीं रखा गया, आप समझेंगे यहाँ पे वुमेन को जो है इसमें नहीं रखा गया, मतलब वुमेन जो है वो पैसिव सिटीजन में आई। पैसिव सिटीजन का मतलब है कि वुमेन, चिल्ड्रन और 25 साल के नीचे के लोग। तो 30 लाख यहाँ पे मैंने सिर्फ मेल का लिखा है, तो 2.8 करोड़ में 40 लाख को माइनस कर दीजिए, तो जितने भी सिटीजन आएंगे वो पैसिव सिटीजन कहलाएंगे, राइट। तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थी, और बहुत ही राइट्स होते हैं वो नहीं थी इनके पास। चलिए, और एक्टिव सिटीजन का मैंने कहा कि 40 लाख की जनसंख्या थी। अब ये क्या करेंगे एक्टिव सिटीजन, वो इलेक्ट करेंगे 50,000 मेल। मतलब कि अब देखिए, यहाँ पे नेशनल असेंबली में कोई भी विमेन नहीं होंगी, कोई भी कैंडिडेट विमेन की नहीं होगी, क्योंकि इसके पास ना वोटिंग राइट है और नहीं असेंबली में भाग लेने का कोई भी इनके पास राइट्स दिया गया था। तो ये क्या करेंगे कि एक्टिव सिटीजन 50,000 मेल को इलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे यहाँ एमपी हम लोग इलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो मिनिस्टर बनाते हैं, उसी तरह से। तो यहाँ पे इन्होंने इनको इलेक्ट किया, और ये क्या किया इन्होंने कि ये 50,000 मेल कैंडिडेट ये क्या करेंगे, नेशनल असेंबली बनाएंगे। 745 दिन में मेंबर मैक्सिमम होगा, और ये बाद में फिर मिनिस्टर का गठन होगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब बेसिकली क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट की अच्छी थी इस टाइम में जो नेशनल असेंबलीज बना, नेशनल असेंबली की पॉलिसी कैसी है, आप इसको यहाँ से आप समझ सकते हो। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि वेल्थ, धन का काफी प्रभाव हुआ। मतलब मैक्सिमम जो यहाँ पे मेंबर है, मैक्सिमम क्या, जितने भी मेंबर है थर्ड स्टेट से तो थे, मगर उसमें से जो धनी लोग थे, जो काफी अमीर लोग थे, उन्हें मेंबर बनाया गया। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको जीन पॉल ने बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है अपने न्यूज़पेपर में, द फ्रेंड ऑफ द पीपल। जो आप यहाँ आप देखिए, तो ये एंटोनेट है, रानी लुइस, किंग लुइस 16 जो है उनकी पत्नी है। तो ये काफी आलिशान, इनके कपड़े आप देख सकते हैं कितने भव्य कपड़े ये पहनती हैं। तो इससे जो है लोगों का गुस्सा भी काफी ज्यादा इनके ऊपर रहा। और बेसिकली जो गरीब लोग थे, थर्ड स्टेट के जो रहने वाले लोग थे, ये सैंस कुलॉट ये लोग पहनते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सैंस कुलॉट का मतलब होता है कि जो फुल लेंथ वाले कपड़े, ये पैंट, फुल पैंट पहनते थे। और यहाँ पे इनकी एक रेड कैप भी होती थी जो लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी, मैंने पहले भी कहा, स्लेव फ्री होने के बाद पहनते थे, तो ये अपने पहना करते थे। और यहाँ पे जो अमीर लोग थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस का मतलब है कि ये घुटने तक का जो पैंट होगा उसे नी ब्रीचेस कहा जाता है। ये काफी महंगे होते थे और अमीर लोग ये पहनते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोग। अब जो फ्रेंच का रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे मैंने तो पहले वीडियो में कहा था कि एरा ऑफ एनलाइटमेंट का काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ, जिसमें से आप नाम जानते हैं, जॉन लॉक है, रूसो है। तो उसी तरह से पुनर्जागरण का भी इसमें काफी इफेक्ट आया। पुनर्जागरण काल का मतलब क्या है, आप 17-18 सेंचुरी के बैक जाओगे तो 15-16 सेंचुरी में, तो वो पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि पुनर्जागरण का मतलब है कि फिर से जागना, मतलब लोग सोए हुए थे और इनमें जगाया कौन, इन्हें कौन जगाया, तो इन्हें जगाने का काम करते हैं न्यूटन, जो कि काफी साइंटिफिक लॉ देते हैं, दाते, और गैलीलियो गैलीलाई और मोनालिसा। आप ये पिक्चर देख रहे हो, लियोनार्डो दा विंची ने ये बनाया है। तो इन्होंने काफी ज्ञान फैलाया लोगों में और लोगों को जगाया कि आप जागो और देश के लिए कुछ अच्छा करो, पढ़ो लिखो। तो ऐसा कुछ इन्होंने कहा, जिसका इफेक्ट जो है फ्रांस की क्रांति में पड़ा। इसके आगे क्या हुआ, इससे और एक चीज हुआ कि लोगों में क्लब बनाने की बातें आई। क्लब क्यों, क्योंकि ये जो ज्ञान प्रसार है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको शेयर भी तो करना है, तभी तो ज्ञान बढ़ेगा। और लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं थे कि पेपर पढ़ के जो है वो अपना नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। तो उस टाइम में क्या होता था, डिस्कशन होता था लोगों के बीच, है ना। अभी भी जैसे हम लोग जीडी ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो जस्ट उसी टाइप का होता था, जिसे इसमें क्लब बनाया गया। तो इसमें जैकोबिन क्लब काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके फाउंडर थे
मैक्सिमिलियन रॉबespierre, इसके बारे में आगे चर्चा हम करने वाले हैं। और ये जैकोबिन नाम जो पड़ा, ये पेरिस के एक संत हुआ करते थे, वहाँ कॉन्वेंट हुआ करता था, कॉन्वेंट। जैसे हमारे यहाँ मठ होता है ना, वेलूर मठ जैसे है, तो क्रिश्चियन में वैसे कॉन्वेंट काफी फेमस होता है। तो कॉन्वेंट के एक सेंट हुआ करते थे, सेंट जैकब, तो इनके नाम पे ही ये क्लब का नाम पड़ा। उसके बाद और एक क्लब आता है, जिरोंडिन क्लब, जो 1791 मतलब इसके 2 साल के बाद बनता है। और ये जिरोंडिन बेसिकली एक जगह का नाम है, जिसके नाम से ये जिरोंडिन पड़ा इसका नाम। जैकोबिन क्लब के बारे में और एक चीज आप देख लें कि जैकोबिन क्लब में आर्टिस्ट आते थे, आर्टिस्ट इसके मेंबर हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे, तो ये इनके मेंबर हुआ करते, गरीब लोग करते थे, मतलब थर्ड स्टेट के लोग इसमें मेंबर हुआ करते थे। और यहाँ पे और एक क्लब काफी इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि ये काफी बाद में बना 1793, लेकिन क्लब की चूंकि मैंने यहाँ पे चर्चा करी है, इसलिए मैंने इसके बारे में भी बता दिया। तो इसके फाउंडर हम यहाँ पे देख सकते हैं, लियोन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्लब इस तरह का हुआ करता था कि लोग काफी भीड़ में रहते थे और इकट्ठा होके कोई किसी चीज पे बातें किया करते थे। अब होता क्या है कि लोग तो गुस्से में हैं, क्योंकि विमेन को राइट तो दिया नहीं गया है। आपने देखा कि विमेन है, 25 साल से नीचे के जो लोग हैं उसे राइट नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है। साथ ही साथ जो 3 दिन का वेतन नहीं दे सकते हैं, उन्हें उनके पास भी कोई राइट्स नहीं है। तो इससे लोगों में काफी गुस्सा था, और इस गुस्से में जो है आग में घी डालने का काम किया डिक्लेरेशन ऑफ पिलीज ने। बेसिकली ये 27 अगस्त 1791 में पास हुआ। बेसिकली ये है क्या, देखिए, जब लुई 16 की जो पावर है उसे जब घटा दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाके, तब इसने क्या किया कि अपने जो ससुराल है ऑस्ट्रिया, राइट, उससे मदद मांगी। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, जिसे हम कहते हैं होली रोमन अंपायर, तो इसने क्या किया कि पर्शिया के साथ मिलकर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया, और उसने कहा कि भाई हम फ्रांस में जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन चल रहा है उसे हम समाप्त कर देंगे और लुई 16 को फिर से पावर में लेके आएंगे। तो इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पिलीज। तो इसका इफेक्ट पड़ा फ्रांस की जनता पे, वो भड़क गए और उसने कहा कि आप जो है राजा लुई 16, आपको मैंने सोचा था कि आप जो है हमारे पक्ष में है, लेकिन आप तो मदद मांग रहे हो। यदि मदद आप नहीं मांग रहे होते तो ये डिक्लेरेशन क्यों होता। अब क्या करते हैं लोग वहां के फ्रांस के, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि ये हैब्सबर्ग अंपायर है, जिसे मैंने ऑस्ट्रिया कहा, और इसकी जो कैपिटल है आप ये वियना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, एंड दिस इज प्रशिया। तो ये दोनों ने जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया, और फ्रांस यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्रांस को यहाँ पे रिवॉल्यूशन समाप्त करने के लिए। अब क्या करते हैं लोग, गुस्से से भड़क उठते हैं और अपने मार्शलिस जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली है क्या, मार्शले क्या है कि रोजर डी लाइली ने एक पोएम लिखी थी, उसी को ये गायन जो है लोग क्या करते हैं, गाते हुए गुनगुनाते हुए निकल जाते हैं और किंग पे अटैक कर देते हैं, राइट। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म समझ लीजिए आप, मार्सिले जो है ये नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस अभी है, और इसने रोजे डी लाइली ने इसे लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। आगे क्या किया, जैसा कि मैंने कहा कि लोग काफी गुस्से से भड़क हुए थे, ट्यूलिस ने, ये पैलेस ऑफ ट्यूलिस ने यहाँ पे गए, उसने क्या किया कि राजा के जितने भी गार्ड थे उसे मार दिया गया, उन्होंने लोगों ने मार दिया इसे, और राजा को जो है बंधक बना लिया। इसके बाद क्या होता है कि रॉयल फैमिली को बंधक बना लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और लेजिस्लेटिव जो है असेंबली जो है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, और एक बार फिर से इलेक्शन होता है जिसमें 21 ईयर्स के लोगों को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब इसमें जो 3 दिन की सैलरी देने का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया जाता है। अब सभी लोग जो 21 साल के कम है, मतलब 21 साल उससे ज्यादा है, वो वोटिंग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी विमेन को कोई राइट, वोटिंग राइट्स नहीं मिला, मतलब ये भी अभी भी पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखे गए। अब क्या किया गया, वोटिंग होने के बाद अब लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग करके इसका नाम कर दिया गया कन्वेंशन, और इसे ही हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे रोबespierre जो है इसमें राज करते हैं, जिसे जैकोबिन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट टर्म समझिएगा कि 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को जो है वो फांसी दी जाती है, प्लेस दी कॉनकॉर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब है कि एक गवर्नमेंट जिसमें लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या होता है, पावर में आते हैं मैक्सिमिलियन रोबespierre। जैसा मैंने कहा जैकोबिन क्लब के ये फाउंडर माने जाते हैं। रोबespierre ने इतने कठोर कानून अपनाए कि इनके जो सपोर्टर थे वो भी इनके विरोध आ गए और त्राही त्राही करने लगे। इन्होंने अपने ऑपोजिशन को तो बिल्कुल इस तरह से ग्लिटाइन कर दिया। बेसिकली ये ग्लिटाइन है क्या,
गिलोटिन एक ऐसी मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पिलर है और बीच में एक ब्लेड लगा हुआ है। जैसे ही ये बंदा जो है ये खींचेगा, ये जो ब्लेड है ये नीचे आ जाएगी और ये इस तरह से लोगों को बांध दिया जाता था इसमें, और इसमें इसका जो हेड है वो बिहेडेड हो जाता था, मतलब अलग हो जाता था। बेसिकली इसे बनाया था तो अभ्यास ने। कई लोगों में आम भ्रम है कि इसने ग्लूटाइन जो है वो किसने बनाया था। कई बार गलत लिखा जाता है कि थॉमस ग्लूटेन ने इसे बनाया था, बिल्कुल गलत है वो। आप बिल्कुल समझेंगे इसका नाम ये क्यों पड़ा, मैं बताऊंगा आगे। इसको बताने के पहले आप समझ लें कि इस एरा को 1793 से 1794 का एरा जो है इसे राइन ऑफ टेरर कहा जाता है। राइन ऑफ टेरर मतलब आतंक का काल। क्यों? क्योंकि इसने आतंक मचा दिया, है ना। लोगों को कत्लेआम करना स्टार्ट कर दिया, जो इनकी लॉज को इनकी फॉलो नहीं करते थे या कुछ स्टेटमेंट दे देते थे, ये मार देते थे उन्हें। अपने अपोजिशन लीडर को सबको खत्म कर दिया ये, इसलिए इसे राइन ऑफ टेरर कहा जाता है। अब गिलोटिन क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे आप समझिए, इसने बनाया था, ये तो मैंने बता दिया, तो अभ्यास ने बनाया था। प्रोटोटाइप ये फिजिशियन थे, फिजिशियन के हेल्पर थे, मतलब राजा जो 16 थे, लुई 16, उसमें एक फिजिशियन था और उसके ये हेल्पर माने जाते थे। उसने ये प्रोटोटाइप बनाया था। और ग्लूटाइन ने, इसका नाम जो है ग्लूटीन इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार ग्लूटीन ने कहा था, जोसेफ ग्लूटीन ने 28 मई इनकी जो है, ये आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, 1814 इसकी डेथ है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, एक पॉलिटिशियन है, 10 अक्टूबर 1789 को कहा इन्होंने कि राजा जो लोगों को सजा देते हैं, रस्सी में टांग देते हैं, है ना, जैसे फांसी दी जाती है, इस गरीब लोगों को फांसी दिया जाता था इस तरह से रस्सी में बांध के सरेआम, और जो अमीर लोग होते थे उन्हें स्वॉर्ड से, मतलब तलवार से काट दिया जाता था उनका गला। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से रस्सी से ये कर रहे हैं तो ये काफी दर्दनाक है, तो ऐसा सजा नहीं देना चाहिए। आप गिलोटिन का यूज करें तो इससे लोगों को आसान मौत दी जा सकती है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा था साथ में, इन्होंने जो है ये मृत्यु दंड को जो है बिल्कुल सही नहीं माना था, इन्होंने विरोध किया था। अब रॉबर्टस्पियर की कुछ अच्छाइयां भी हम देख लेते हैं, क्या इन्होंने स्टेप लिया था। सबसे पहले तो इन्होंने की जो मैक्सिमम सेलिंग जो वेज और प्राइस है, मतलब जो वेतन है उसको फिक्स किया। मीट और ब्रेड को, जो आम लोगों की खाने वाली चीजें हैं, उनको राशन कर दिया, राशनिंग सिस्टम जैसे हम लोग का भी होता है। साथ ही साथ इसने क्या किया कि सिटीजन को जो है, पहले सर और मैडम कुछ लोगों को बोला जाता था, है ना, बड़े लोगों को सर और मैडम, तो सर मैडम खत्म हो गया था, इन्हें अबॉलिश कर दिया इसने। और इन्होंने एक टर्म यूज किया जिसे कहते हैं सितोये, ये फैंसी वर्ड है जिसका मतलब सिटीजन, और महिलाओं को सितोइन कहा जाता था। तो ये एक अच्छाई है इनका कि इक्वालिटी इन्होंने कुछ हद तक लाने की कोशिश करी। बुराइयों में इन्होंने चर्च को बंद कर दिया गया, तो चर्च बंद करना इनको लिए एक बहुत बड़ा गलत स्टेप साबित हुआ, क्योंकि आम लोग भी जो है चर्च पे विश्वास करते थे, भगवान पे विश्वास करते थे, और उन्होंने इसे सही नहीं माना। साथ ही साथ और कुछ गलतियां इन्होंने की कि जैसे व्हाइट फ्लोर जो है, सफेद आटा, तो इन्होंने बंद कर दिया आम लोगों के लिए, और सभी को कहा कि साबुत वाले जो आटा है, साबुत गेहूं वाली जो आटा है, जैसे हम इक्वली ब्रेड मतलब समता रोटी, उसे लोगों को खाना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि प्राइसेस को फिक्स कर दिया कि कोई ग्रेन है, अनाज है, उसके आपको इतनी ही प्राइस मिलेगी, आपको बेचना ही पड़ेगा एनी हाउ। जैसे अभी एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट लगाती है कि एमएसपी पे आप बेच सकते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना, कम से कम ये प्राइस होती है, राइट। लेकिन इसने क्या किया कि मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप बेच ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा रूल इसने लगा दिया जो कि काफी भयानक था। अब लोग क्या किए, नाराज हो गए थे काफी इनसे, और 1794 में क्या होता है कि फ्रांस की जो अदालत है, क्रांतिकारी अदालत, इसने क्या करते हैं कि जो रॉबर्टस्पियर है उसे गिलोटाइन कर दिया जाता है। मतलब कि गिलोटाइन जिसने काफी लोगों को किया, फिर उसी तरह से इसकी भी मौत होती है, और जैकोबिन को जो है, जो क्लब है, उसे बैन कर दिया जाता है क्योंकि ये काफी निरंकुश हो गई थी। और ये होता है 1794 में। अब हमने बात कर ली 1794 तक की। अब 1795 में क्या होता है कि डायरेक्टरी रूल्स बनता है, मतलब कि जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल होता है, तो मिडिल क्लास जो है, थर्ड स्टेट में जितने भी मिडिल क्लास हैं, तो वे क्या करते हैं, पावर को सीज कर लेते हैं। और ये जो 21 साल वाला जो सिस्टम था, और जो जिनके पास टैक्स नहीं देते थे जो लोग, वो वोट दे सकते हैं, इस सिस्टम को खत्म कर दिया। और जो अमीर लोग थे वही टैक्स दे सकते थे, ये सिस्टम इन्होंने लगा दिया। और बेसिकली इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए और 5 मेंबर बनाए। 5 मेंबर इसलिए बनाए गवर्नमेंट चलाने के लिए, क्योंकि ताकि एक के पास जो है, जो पावर है वो सेंट्रलाइज नहीं हो जाए। जैसे
जैकोबिन के पास, जो जैकोबिन जो गवर्नमेंट है उसमें हो गया था रॉबेस्पियर के पास। लेकिन इसका जो है इम्पैक्ट गलत हुआ। 5 लोग आपस में लड़ते रहते थे, जिसका फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने और इसका तख्ता पलट हुआ। अब समझ लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ विमेन, विमेन में क्या इफेक्ट पड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जैकोबिन क्लब के एक पॉलिटिशियन है, उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं कि सेमलिश जो है, इन्होंने कहा कि जो महिलाएं ये कहती हैं कि उनके पास पावर होना चाहिए, उनके पास राइट्स होना चाहिए, वो बिल्कुल निर्लज है। उनके पास ऐसा पावर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेचुरल राइट जो है भगवान ने मेन को ही दिया है, महिलाओं को नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं कि कैसी मानसिकता जो है जैकोबिन गवर्नमेंट की थी। तो स्थिति काफी खराब थी। हालांकि कुछ स्थितियां सुधरी भी, इन्होंने क्लब का फॉर्मेशन किया, आपको पता है। और साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे स्टेटमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है, ये बता दूं कि विमेन जो है उन्हें वोटिंग राइट जो है 1946 में मिला। आप समझ सकते हैं कि कितना लेट जो है वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले। हालांकि एक यहाँ पे जो जैकोबिन गवर्नमेंट है या नेशनल कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने जो है कंपलसरी कर दिया था विमेन की पढ़ाई को। ये एक अच्छा चीज था। रॉबर्टस्पियर की आप गवर्नमेंट की आप समझ सकते हो कि क्या सोच रही होगी। इन्होंने क्या किया, देखिए एक काफी अच्छी पॉलिटिशियन हुआ करती थी ओलम दिगूज। इन्होंने क्या किया है कि डिक्लेरेशन ऑफ विमेन राइट लिखा। जैसे डिक्लेरेशन ऑफ मैन राइट बनाया गया था, वैसे इन्होंने 1791 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ विमेन एंड सिटीजन बनाया और इसको क्वीन के पास, एंथुएट के पास भेजा कि भाई इसे आप एक्सेप्ट कर लो और विमेन को भी अधिकार दो। इसके बदले में इन्हें क्या मिला, इन्हें मौत के घाट से उतार दिया गया। आप समझ सकते हो कितनी डेंजरस कंडीशन थी उस टाइम में। यहाँ पे जो दी घूस के द्वारा जो कुछ आर्टिकल्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। कुछ अच्छाइयां जैसे मैंने कही कि महिलाओं की थी, उसमें क्या था कि जैसे देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग बनाई है महिला ने, और ये पेंटिंग इन्होंने ऐसे नहीं बनाई है, कुछ पेंटर्स की से इन्होंने ट्रेनिंग ली, जिसके बदौलत ये हुआ। तो नेशनल कंस्टिट्यूएंट जो असेंबली था, नेशनल असेंबली, इसने इसे काफी पावर दिया। तो इस तरह से लिबर्टी जो आया, ये लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिबर्टी का है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये यहाँ पे पिरामिड आपको दिख रहा है, ये प्रिज्म इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाया जाता है और इसका मतलब जो है वो है इक्वालिटी। रेड कैप का मतलब होता है कि स्लेव अब फ्री हो गए हैं। इन्होंने लॉ के पेपर भी लगाए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। मीन्स लॉ जो है फ्रांस का अपना लॉ होगा, ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि स्लेव की स्थिति क्या थी। तो स्लेव को थोड़ा सा पहले मैप में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर स्लेव होता क्या है। तो ये है हमारा प्यारा भारत और ये है फ्रांस। आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रांस ये है, और यहाँ पे मैंने बात करनी है हमें क्या है कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट आप देख रहे हो। आप थोड़ा जूम आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज यूरोप, राइट, यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रांस है, दिस इज अफ्रीका, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये फ्रांस का ही आइलैंड है और मैं इसकी बात भी करूंगा। यहाँ पे देखिए फ्रांस में जो दो प्लेस है, जो दो आप यहाँ पे देख सकते हैं बंदरगाह है, ये बॉर्डे और नांते आप देख रहे हैं। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ये पोर्ट है। यहाँ से ये लोग क्या करते थे कि बेसिकली देखिए दास सिस्टम पहले समझना पड़ेगा आपको। स्लेव सिस्टम में क्या था, फ्रांस का कई सारा उपनिवेश था, राइट। उपनिवेश का मतलब आपको पता है कि जब एक देश दूसरे देश में बिजनेस करने के लिए उसे गुलाम बना ले तो उसको हम बोलते हैं उपनिवेश, कॉलोनी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो फ्रांस के कई सारे उपनिवेश थे। बेसिकली ये उपनिवेश देखेंगे तो आपको ये जो जगह दिख रही है मार्टिनिक एंड बॉर्डियो, आपको यहाँ पे दिखेगा, इस मैप में आप देख सकते हो। दिस इज मार्टिनिक एंड दिस इज बॉर्डियो। तो ये काफी एक अच्छा उपनिवेश था और यहाँ से मसाले, कॉफी, इस तरह की चीजें, तंबाकू जो है फ्रांस जो है प्रोडक्शन करती थी। मीन्स यहाँ से निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था और फ्रांस को मिलता था, राइट। तो एक तरह से स्लेव का होना काफी जरूरी था, क्योंकि स्लेव ही यहाँ भेजे जाते थे और इससे प्रोडक्शन होता था। तो इसको कैसे ये स्लेव खरीदते थे आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये जैसे फ्रांस है, फ्रांस में ये दो पोर्ट यहाँ पे जहाज शिप लगता था और ये शिप अफ्रीका आता था। यहाँ पे आप अफ्रीका देखते हैं और ये अटलांटिक ओशन है, दिस इज अटलांटिक ओशन आप देख रहे हो। अटलांटिक ओशन के थ्रू यहाँ पे जितने भी लीबिया है, जितने भी अफ्रीकन कंट्री हैं, आप देखेंगे अफ्रीकन जितने भी कंट्रीज हैं, वहां से स्लेव जो है खरीदा जाता था और यहाँ से फिर यहाँ से इन्हें सेंड किया जाता था कैरिबियन कंट्रीज में शिप के थ्रू और इन्हें बेच दिया जाता था।
तो ये सिस्टम था स्लेव का सिस्टम। तो आपने देखा कि कैसे स्लेव जो है फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने कोई भी लॉ पास नहीं किया स्लेव को फ्री करने के लिए। बाद में जो कन्वेंशन आया 1794 में, उसने जो है स्लेव को फ्री किया। और फाइनली फिर इसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये लंबे दिनों तक चला नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से जो है स्लेव सिस्टम को लगा दिया, और फाइनली जो है 1848 में स्लेवरी सिस्टम जो है फ्रांस से हटा। यहाँ पे निग्रो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। निग्रो का मतलब होता है, ये टर्म यूज किया जाता है, अभी ये अभी यूज होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो साउथ अफ्रीका के जो सहारा एरिया है, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं काफी निम्न कोटि के हैं, तो वह उनके लिए यूज किया जाता था। डायरेक्टरी जो रूल है वो 1799 में खत्म हो जाता है। इसके बाद कंसुलेट आता है 1799 से 1804, और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट काफी इंपॉर्टेंट फेज बनकर उभर के आते हैं। और ये 3 कंसल बनाते हैं, मतलब 3 काउंसिल बनाते हैं, और ये अपने आप को फर्स्ट काउंसिल के अंदर रखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस में तख्ता पलट हो जाता है। मीन्स फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि राजा फिर से पावर में आता है 1804 में, और फ्रांस का एम्पायर बन जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। इसके आगे की कहानी हम समझेंगे एक अन्य वीडियो में। अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन समाप्त होता है। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी यहीं तक थी। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।